फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है ओपन नेटवर्क, बंद दिमाग के शासक और किसान आंदोलन। हम सब लोग जानते हैं कि आज भारत बंद है और बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान की जनता ने इसमें शिरकत की है। हाल फिलहाल के वर्षों में इतना सक्सेसफुल भारत बंद नहीं देखा गया जिसमें कि खासतौर पर किसानों और मजदूरों की जो शिरकत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमारे लिए एक अच्छी बात भी है कि ये जो दोनों प्रोडक्टिव फोर्स हैं वे अपने अधिकारों को लेकर धीरे धीरे अब मैदान में आ रही हैं। किसान पिछले जून से आंदोलन कर रहे हैं, 6 जून से आंदोलन कर रहे हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7वां महीना चल रहा है। मेरी नॉलेज में कोई किसान आंदोलन इतना लंबा नहीं चला। कम से कम 47 के बाद तो हुआ ही नहीं है। एकमात्र तेलंगाना का किसान आंदोलन था जो कि बहुत लंबा चला, लेकिन जब से देश आजाद हुआ है उसमें ये सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन है। और ये किसान आंदोलन जिस तैयारी के साथ में और जिस समझ के साथ में ये चलाया जा रहा है वो समझ को थोड़ा सा विश्लेषित करने की जरूरत है, समझने की भी जरूरत है। ये बेसिकली लोकतंत्र और मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में ये पूरा का पूरा किसान आंदोलन चलाया जा रहा है। इस किसान आंदोलन का कोई एक नेता नहीं है। अब आंदोलन चलते चलते तो स्थिति ये हो गई कि इस समय कम से कम 500 यूनियन, 500 संगठन किसानों के वो इसमें शामिल हैं आज के भारत बंद में। जब शुरू हुआ था तो 7, 9, 11 ये संख्या बढ़ती रही है लगातार। इस अर्थ में ये बहुत ही उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण है। उन लोगों के लिए उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण खासतौर पर है जो लोग जनतंत्र को बचाने की मुहिम में पिछले 6 साल से लगे हुए थे। किस किस तरह का बंद रहा है आज पूरे देश में, इसकी खबरें धीरे धीरे शाम तक छन के आएंगी इंटरनेट पर। उसके पार्टिसिपेशन की खबरें भी आएंगी। लेकिन जो चीज सामने आ रही है वो ये कि बड़े पैमाने पर किसानों की हिस्सेदारी वो बढ़ रही है लगातार। बंद पहले भी होते थे लेकिन किसान इतनी बड़ी संख्या में कभी बंद में भाग नहीं लेते थे। किसानों ने कभी इतने बड़े पैमाने पर अपनी राजनीतिक सचेतनता का परिचय नहीं दिया। अभी स्थिति है कि दिल्ली के बॉर्डर पर जहां भी ये किसान रुके हुए हैं उन इलाकों में जो भी कोई उनसे बात करने जाता है, किसान बहुत ही मैच्योरिटी के साथ में और पॉलिटिकल दृष्टिकोण के साथ में बात रखते हैं। उनमें 2-1 लोग नेता हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर सब कार्यकर्ता हैं और साधारण लोग हैं। तो साधारण किसान के अंदर जो ये जो 3 कानून बनाए गए, किसान विरोधी कानून, इनकी जो चेतना है उसका संप्रसार हुआ है और वे अपनी मांगों के बारे में जानते हैं। ये सबसे अच्छी चीज है। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। कल बातचीत होगी उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज समझ में आती है कि जो नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसमें किसानों के पक्ष में कोई निर्णय आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के कान नहीं है, वो सुनते नहीं किसी की। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि किसान जो है वो 6 जून से आंदोलन कर रहे हैं, एक दिन की बात नहीं है ये। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो रास्ता अख्तियार किया है वो ये कि वो कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं।
हमें नहीं सुनना। तो ये जब तक चारों तरफ से पूरे देशव्यापी स्तर पर और ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, नरेंद्र मोदी की सरकार झुकेगी नहीं, क्योंकि उनके दांव बड़े लगे हुए हैं। अब एक दूसरा पहलू है जो कि इस पूरे की पूरी मुहिम से बहुत महत्वपूर्ण तौर पर जुड़ा हुआ है। मैंने कल एक नया प्रसंग शुरू किया था और मैं चाहता हूं कि जो मीडिया के लोग हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और दूसरे लोग हैं, वे समझें इस चीज को। मैंने जिस चीज पर जोर दिया था और वो मैं अभी भी जोर दे रहा हूं, वो ये कि नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का और नरेंद्र मोदी की सैद्धांतिक समझ का और स्टाइल का, जिसे मोदी डॉक्ट्रिन कहते हैं, उसका गूगल डॉक्ट्रिन से बहुत गहरा संबंध है। गूगल डॉक्ट्रिन को खोले बिना, उसे समझे बिना आप नरेंद्र मोदी को खोल और समझ नहीं सकते। गूगल डॉक्ट्रिन की बेसिक है ये। गूगल ने जो अपना विस्तार किया, इतना विशाल का जो तंत्र खड़ा किया, उस तंत्र की खूबी क्या है कि उसने विस्तार और विकास अपना किया इसी आधार पर, सिस्टम की खामियों को उद्घाटित करते हुए। नरेंद्र मोदी ने अब तक पिछले 6 साल में जितने भी भाषण दिए हैं, प्रधानमंत्री बनने के पहले से लेकर और अब तक, लोकसभा चुनाव जब उन्होंने 2014 में लड़ना शुरू किया था, नरेंद्र मोदी ने सारे भाषणों में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस रखा है, सिस्टम की खामियां। और सिस्टम की खामियों के जरिए नरेंद्र मोदी आपके जीवन में दाखिल होते हैं, आपको विनोवर करते हैं और फिर आपके दिमाग पर नियंत्रण करते हैं। ठीक यही स्टाइल है गूगल की। यह बात मैं पिछले 2 दिन से मैं कह रहा हूं, ये मैं रिपीट जानबूझ के कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस पर लोग ध्यान दें। आप इंटरनेट बंद करा दीजिए, नरेंद्र मोदी का पूरा प्रोपेगेंडा कोलैप्स कर जाएगा। नरेंद्र मोदी सरवाइव नहीं कर सकते। मैंने कल यह बात भी कही थी, जो मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं उसके डिटेल्स में अब आगे जाऊंगा। आज नई बातें कहूंगा मैं। ये जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, ये सो कॉल्ड जो 1 2 3 चैनल हैं, जिनके के नाम लोग लेते रहते हैं, ये 2 4 6 एंकर हैं, इनके नाम लेते रहते, ये गूगल के सामने एकदम मच्छर हैं। इनकी कोई औकात नहीं कम्युनिकेशन में। अर्णव गोस्वामी की या अंजना ओम कश्यप की या किसी भी व्यक्ति की जो कि इन चैनलों के एंकर हैं या संपादक हैं या मालिक हैं, इनकी कोई औकात नहीं है गूगल के सामने। नरेंद्र मोदी का पूरा कैंपेन, नरेंद्र मोदी की पूरी व्यूह रचना, नरेंद्र मोदी का पूरा मॉडल, पॉलिसी मॉडल, वो गूगल डॉक्ट्रिन पर आधारित है। हमें गूगल डॉक्ट्रिन को अपने सवालों के घेरे में लाना होगा, गूगल को सवालों के घेरे में लाना होगा, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप को सवालों के घेरे में लाना होगा। 6 साल हो गए, 6 साल से व्हाट्सएप के ऑफिस पर एक जुलूस नहीं गया। क्या परेशानी है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या परेशानी है इस बात को बताने में, लिखित में देने में, मांग करने में कि व्हाट्सएप से मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज ये बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हो रही हो और पिछले 6 साल से सर्कुलेट हो रही है। अभी तक एक भी जुलूस फेसबुक के दफ्तर पर, गूगल के दफ्तर पर, किसी भी दफ्तर पर नहीं हुआ। अरे अंबानी अदानी का कोई वजूद नहीं है गूगल के बिना, आप जान लीजिए इसे। सो गूगल डॉक्ट्रिन को सेंटर में लाना होगा। नरेंद्र मोदी को मैं बार बार लिखता रहा हूं, मैं पिछले 2007-8 से लिख रहा हूं लगातार। नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा मॉडल वो बनाया है साइबर पर्सपेक्टिव में, वर्चुअल रियलिटी के पर्सपेक्टिव में।
आप वर्चुअल रियलिटी के पर्सपेक्टिव को जब तक समझेंगे नहीं, उसके टारगेट एरिया को नहीं समझेंगे कि आखिर उसे टारगेट किसे बनाना है, आप नरेंद्र मोदी को पछाड़ नहीं सकते। क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वो ये क्या है, वो रियल टाइम कम्युनिकेशन में रहता है हमेशा। अचानक उसे लगा कि अब 8 बजे भाषण देना है, 8 बजे भाषण देगा, सीधे नोटबंदी घोषणा करेगा। आपने कहीं सुना है ऐसा? पॉलिसी डिसीजन रियल टाइम में हो रहे हैं, बिना किसी तैयारी के हो रहे हैं। ऊपर से क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी कितने ट्रांसपेरेंट हैं, देखो ऐप के जरिए पैसे जा रहे हैं, ऐप से सीधे अकाउंट में जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी सीधे बात कर रहे हैं। सतह पर यह बड़ा ट्रांसपेरेंट लगता है, लेकिन यह ट्रांसपेरेंट नहीं है। यह डिक्टेटोरियल स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, यह अधिनायकवादी राजनीतिक शैली है जो किसी भी किस्म के डेमोक्रेटिक कन्वेंशन, रूल्स, रेगुलेशंस किसी को नहीं मानती। डेमोक्रेटिक रूल्स और रेगुलेशंस नाम की कोई चीज है? आप एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं पूरे देश में, आप राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बात ही नहीं करते। आपने नोटबंदी किया तब आपने किसी से सलाह नहीं ली, आपने जीएसटी किया किसी से सलाह नहीं ली। इलेक्टेड प्रतिनिधियों से, यहां तक कि बीजेपी के ही इलेक्टेड सांसदों से उन्होंने मीटिंग नहीं की। कांग्रेस और लेफ्ट और राइट सबको छोड़ दो, जो कांग्रेस और लेफ्ट दोनों की मुश्किल यह है कि वे अभी भी इसके वो जो वर्चुअल परिप्रेक्ष्य है, उस वर्चुअल परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। गूगल डॉक्ट्रिन नरेंद्र मोदी की रीढ़ की हड्डी है, उसे तोड़ दो, नरेंद्र मोदी कोलैप्स कर जाएगा। 2 दिन हल्ला किया आपने कि फेसबुक में किस तरह से फेक न्यूज जाती रही है और फेसबुक को चलाने वाली जो लेडी है वो किस तरह से बीजेपी से जुड़ी रही है और उसने पक्षधरता दिखाई है। फेसबुक वालों को हटाना पड़ा उसे। हमारे यहां संसदीय समिति एकदम दंतविहीन है, कोई असर नहीं है उनका। तो पहली चीज जिसे हम लोग समझें वो ये कि नरेंद्र मोदी हमारे सामने जो है वो एक तरह से ये जो नेटवर्क कल्चर है, इस नेटवर्क कल्चर के पॉलिटिकल बाई प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है। और उसकी धुरी क्या है? नरेंद्र मोदी कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेते हैं और तत्काल ऐप लॉन्च करते हैं। हर चीज के लिए ऐप है। वो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन से बात नहीं करते। जो डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल पर्सनैलिटी का जो पूरा का पूरा जो पैकेज है, वो पैकेज क्या है कि वो सतह पर बड़ा डेमोक्रेटिक दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल सेंस में वो डेमोक्रेटिक होता नहीं है। अगर आप एक्चुअल सेंस में देखेंगे तो नरेंद्र मोदी डेमोक्रेटिक की बजाय एक बंद दिमाग का व्यक्ति नजर आता है। मैं डिक्टेटर ना भी कहूं उसे, लोगों को आपत्ति हो सकती है, कल हो सकता है मेरे खिलाफ एफआईआर कर दें, मैं तो माफी मांग लूंगा, भाई मैं तो कमजोर आदमी हूं। लेकिन बंद दिमाग का आदमी जो कि बाहर देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ मूड और विम्स पर पूरी की पूरी देश की राजनीति को चलाना चाहता है। और किस पर भरोसा है उसे? सोचिए आप यहां से, पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विभिन्न इलाकों में, शहरों में, राज्यों में, केंद्रीय स्तर पर जो साइबर सेल बीजेपी के बने हुए हैं, उनमें से किसी के खिलाफ कसके कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया है। जरा सी ट्वीट प्रशांत भूषण ने की थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का टॉप लॉयर, उसको बांस करके रख दिया उन्होंने।
जरा सी पोस्ट कोई लिखता है, कोई व्यंग करता है, कुछ सामान्य सा कैरिकेचर करता है, उसके ऊपर वो एफआईआर कर देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, तमाम लेवल पर जो रोक दिया गया है, आइडियोलॉजिकली रोक दिया गया है। सारे लोग कन्विंस हैं कि नरेंद्र मोदी और उनकी जो टीम है, साइबर सेल है, वे जो कर रहे हैं वे एकदम देश हित में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो किससे खतरा है देश को? नरेंद्र मोदी से खतरा है या नरेंद्र मोदी देश की रक्षा कर रहे हैं? संविधान, इंडियन पैनल कोर्ट सब गए भाड़ में। कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? अमित मालवीय का ट्वीट महत्वपूर्ण है। वो रात को तय करते हैं कि कल क्या आएगा और वो सारे दिन चलता रहता है। नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गूगल डॉक्ट्रिन को सेंटर में लाने की जरूरत है, उसे क्वेश्चन करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी के बंद दिमाग के बारे में चर्चा करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी का बंद दिमाग क्यों है? पिछले 6 महीने से आंदोलन चल रहा है किसानों का। नरेंद्र मोदी ने एक किसान को चिट्ठी नहीं लिखी, किसी मेमोरेंडम का जवाब नहीं दिया, एक्नॉलेजमेंट तक नहीं दिया। क्या आपका मांग पत्र मिला? हम विचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से एक मंत्री ने रिजाइन कर दिया, तब भी नरेंद्र मोदी ने पूछा नहीं उसे बुला के, उसे सांत्वना देने की कोशिश नहीं की। नहीं, आप इस्तीफा मत दीजिए, अकाली दल हमारे साथ 27 साल से, आप मत जाइए हमारे साथ से। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि नरेंद्र मोदी का बंद दिमाग है, और बंद दिमाग का शासक बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आप उसे पढ़ नहीं सकते। जो खुले दिमाग के लोग होते हैं, जो बोल देते हैं, जो 4 लोगों में डिस्कस, नरेंद्र मोदी किससे डिस्कस करते हैं किसी को नहीं मालूम। आप पूछिए उठा के, नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 साल में किसी भी इंटेलेक्चुअल को, हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल्स को सलाह मशवरे के लिए किसी भी नीतिगत मसले पर बुलाया नहीं पहले। कैसे चल रहा है हिंदुस्तान? नरेंद्र मोदी संसद में नहीं बैठते कभी भी। आप 6 साल का रिकॉर्ड उठाइए, नरेंद्र मोदी टोकन रिप्रेजेंटेशन है कि वो कभी चले जाएं घूमते फिरते। संसद बेकार, संसदीय कमेटी बेकार, जीनियस लोग बेकार। कौन लोग हैं जो सलाह दे रहे हैं? कहीं से तो विचार आ रहे हैं ना, जो लागू किए जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की जो दिमागी संरचनाएं हैं और नरेंद्र मोदी की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जिसका कि गूगल की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से बहुत गहरा संबंध है, उसको अंडरलाइन करने की जरूरत है, उसका प्रचार करने की जरूरत है, उसका उद्घाटन करने की जरूरत है। एक और चीज है, क्योंकि ये अब लगातार आ रही है ये चीज खालिस्तान वाली। नरेंद्र मोदी और उनका सेल पूरा लग गया है। मैं उम्मीद कर रहा था कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने तरीके से इसको काउंटर करेंगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज काउंटर नहीं कर रही। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नरेंद्र मोदी और उनके साइबर सेल से सीधे पूछा जाना चाहिए, सवाल किया जाना चाहिए कि हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी जगह है जहां आतंकवादी जन आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, 6-6 महीने तक धरना देते हैं। कौन सी ऐसी जगह, कहां पूरे दुनिया में कहां आतंकवादियों ने ऐसा किया है? सारा फेक, सारे आरोप फेक। किसी को भी पकड़ लीजिए, आप उठा के ले जाइए, कह दीजिए कि आतंकवादी है, क्योंकि आप किसी को तहकीकात तो करने नहीं देंगे। न पुलिस तहकीकात करेगी, न मीडिया तहकीकात करेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे क्या घट रहा है। आप सच खोज ही नहीं सकते। अगर नरेंद्र मोदी किसी को घर से उठवा दें तो उसके बाद में उसका तो बस भगवान ही मालिक है। आप जान लीजिए, इसे आसाम में नागरिकता बिल का विरोध करने के कारण 130 से अधिक बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, इन सब के खिलाफ में
राजद्रोह के मुकदमे लगाए गए। आसाम के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि मैं अपने यहां नए नागरिकता कानून को लागू नहीं करूंगा। बीजेपी का ही मुख्यमंत्री है वो, लेकिन वो राजद्रोह के मुकदमे अभी तक हटाए नहीं गए। आसाम में जहां से शुरुआत हुई वहां मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं नागरिकता कानून को लागू नहीं करूंगा, लेकिन जेपी नड्डा जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि 1 जनवरी से बंगाल में नागरिकता कानून लागू होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि संवैधानिक जो हस्तियां हैं, अब बीजेपी का ही तो मुख्यमंत्री है ना असम में, तो आप उसकी भी बात नहीं मानेंगे क्योंकि आपने निर्णय ले लिया है, नरेंद्र मोदी ने निर्णय ले लिया है। और नरेंद्र मोदी किसके साथ निर्णय लेते हैं? एक कॉकस है, 3 या 4 मंत्री हैं और एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनके, डोभाल साहब। ये 4 या 5 लोग से अधिक लोग कभी शामिल होते ही नहीं है। पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सांसदों की कोई एक मीटिंग किसी पॉलिसी इश्यूज पर संसद में प्रस्ताव रखने के पहले विचार विमर्श के लिए नहीं बुलाई। बीजेपी की कोई कार्यकारिणी की मीटिंग किसी प्रस्ताव को लेकर नहीं बुलाई। तो विचार कहां से आते हैं? कौन तय करता है इनको? नरेंद्र मोदी जो निर्णय लेते हैं, क्या उसकी कभी ट्रांसपेरेंसी के जरिए हमने देखा? नरेंद्र मोदी ने एक निर्णय लिया था नोटबंदी के टाइम पर, आप याद कीजिए, कि सारे सांसद और सारे मंत्री और सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स अपनी सालाना आमदनी का विवरण पीएम ऑफिस में जमा करेंगे। पता चला आपको अभी तक? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ आपका दिल बहलाने के लिए घोषणाएं करते हैं, और जो उन्हें करना होता है, वो जो काम कर रहे हैं उस पर आप बात ही नहीं करते। सो नरेंद्र मोदी का जो टोटल जो एटीट्यूड है, और उनके जो साइबर सेल के लोग हैं उनका जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। हम खुली चुनौती देते हैं कि खालिस्तानियों ने क्या कभी कोई जन आंदोलन किया? खालिस्तानियों ने कभी जन आंदोलन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ फायरिंग की, और खालिस्तानियों की पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। किसने तोड़ी? वो बीजेपी के लोगों ने। खालिस्तान का जिस समय बिगुल बज रहा था, वहां बीजेपी के लोग उनके साथ में गलवैया बांधे घूम रहे थे, लेकिन झूठ बोला जा रहा है लगातार। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि इस समय किसान आंदोलन के सामने जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, कायदे से उसके पक्ष विपक्ष में लोग बोल सकते हैं। बीजेपी के लोगों को भी हक है ये, कि वो कह ही सकते हैं कि नहीं साहब, इनकी मांगें एकदम बेकार हैं, गलत हैं। किसानों की मांगों पर बात ही न करना, ये तो अपने आप में बहुत मजेदार चीज है। किसी भी स्तर पर कोई बात नहीं हो रही है। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, सरकार के जो भौंपू हैं उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, किसी मंत्री का कोई बयान नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर किसी मंत्री ने कुछ बोल दिया तो नरेंद्र मोदी के यहां खैर नहीं है उसकी। एक ही आवाज होगी और वो नरेंद्र मोदी की होगी, और नरेंद्र मोदी बोलेंगे नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते नहीं है। और नरेंद्र मोदी जब बोल देते हैं तो उसके बाद में सारा देश नहीं सोचता। ये जो स्टाइल है, अब क्या है, आपको कोई चीज जाननी है। मैंने किसी विद्यार्थी से पूछा कि सूरदास कहां पैदा हुए थे, तो उसने कहा सर अभी बताता हूं। अभी बताता हूं मतलब मैं गूगल में जाता हूं, अभी सर्च करता हूं, अभी उत्तर देता हूं। वो किताब के पास नहीं जाएगा, वो गूगल के पास जाएगा। अब आपको उत्तर खोजना है तो आप इंटरनेट पर जाइए। आपको कोई मंत्री नहीं मिलेगा, एमपी नहीं मिलेगा, एमएलए नहीं मिलेगा। आपको कोई चीज जाननी है तो आप इंटरनेट पर जाइए।
आप किसी से बात नहीं कर सकते। इंटरनेट पर जो कहा गया है, इंटरनेट पर जो लिखा गया है, वही मूल्यवान है और महत्वपूर्ण है, और आप उसी को मानिए। जबकि सारी दुनिया के लोग कह चुके हैं कि इंटरनेट पर प्रामाणिक चीजें नहीं होती, उसमें प्रामाणिकता का एक खतरा रहता है कि वहां अप्रामाणिक भी चीज हो सकती है। अब एक दूसरा पहलू है जिसको कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो है इस किसान आंदोलन नरेंद्र मोदी के चरित्र से थोड़ा सा हटके, जिसकी वजह से एक क्राइसिस आया है। मतलब जो अभी जो समस्या है ना हमारे सामने, कि ये जो मीडिया है बड़े पैमाने पर, सोशल मीडिया तो जन कंसर्न के या समाज के सरोकारों से जुड़े हुए मसलों पर कभी केंद्रित रहा ही नहीं, लेकिन मीडिया जो है, जिसे आपने गोदी मीडिया कह के सरलतम ढंग से पेश कर दिया है और सब लोग खुश हैं, गोदी मीडिया गोदी मीडिया। अरे आपने कभी सोचा है गोदी मीडिया कैसे गोदी मीडिया बन गया? कभी आपने हिस्टोरिकली उसे देखने की कोशिश की, जानने की कोशिश की? कभी जो दावे किए जा रहे हैं इंटरनेट के बारे में, मीडिया के बारे में, यानी अभी स्थिति जानते हो कि क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जो पिछले दिनों केंद्र सरकार ने जो रुख अख्तियार किया, वो ये कि हम मीडिया के काम में हस्तक्षेप नहीं करते, वो जैसे चाहे लिखें, जैसे चाहे बोलें, और उनका मानना है कि मीडिया ठीक कर रहा है। आपने कभी ऐसी मीडिया को डिफेंड करती हुई सरकार देखी कहीं? जो मीडिया हर स्तर पर डिसइंफॉर्मेशन का काम कर रहा है, हर स्तर पर खबरों को छिपाने का काम कर रहा है, उस मीडिया के बारे में अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में यह बात कही, तुषार मेहता ने यह बात कही कि मीडिया जो कर रहा है वो सही कर रहा है। वो अर्णव गोस्वामी के संदर्भ में चली बहस में देखिए आप, और दूसरे प्रसंगों में देखिए आप, बल्कि उन्होंने आपत्ति इस बात पर की कि सारी समस्या और संकट की जड़ है इंटरनेट पर जो लिखा जा रहा है वो। अब कितना लिखा जा रहा है इंटरनेट पर मोदी के खिलाफ में, आप खुद अनुमान कर सकते हैं कितने लोग लिखते हैं। मुश्किल से 3 दर्जन लोग नहीं होंगे। आपके जिनके फेसबुक अकाउंट हैं आप उठा के देखिए, उसमें 3 दर्जन लोग नहीं होंगे जो निरंतर मोदी के खिलाफ लिखते हो। आपके पास में 3 दर्जन वेबसाइट नहीं है जो कि मोदी के खिलाफ निरंतर लिखती हो। लेकिन चिंता है, अटॉर्नी जनरल को चिंता है। उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सर अगर खतरा है तो कहां से? इंटरनेट से। तो क्या जरूरत है? इंटरनेट को रेगुलेट करने की जरूरत है। उन्होंने अमेंडमेंट किया। आपने कहीं प्रतिवाद देखा? आपने लोगों का प्रतिवाद देखा कि केंद्र सरकार किस तरह से इंटरनेट, सोशल मीडिया और तमाम चीजों के जरिए ऑलरेडी हम लोग एक सेंसरशिप में थे, जो जिसे हम लोग गूगल की सेंसरशिप कहते हैं, और गूगल की डॉक्ट्रिन में जो होता है उसकी हम लोग जानते हैं। अब ऊपर से सरकार की सेंसरशिप घोषित तौर पर, उसकी अभी मतलब एक्शन आएंगे। अभी तो सरकार ने अभी मंत्रालय के तहत लिया है उसके प्रसारण को। तो एक पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि ये जो दावा किया गया था कि इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन होगा तो डेमोक्रेटिक सेटअप को या डेमोक्रेटिक वैल्यूज को या डेमोक्रेटिक संरचनाओं को या डेमोक्रेटिक मूवमेंट को फायदा पहुंचेगा, यह धारणा एक श्री से व्यवहार में गलत साबित हुई है। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन के बाद, यानी ये जो कंप्यूटर केंद्रित जो कम्युनिकेशन हमारे बीच में आया राजीव गांधी के कंप्यूटर रिवॉल्यूशन के जरिए, आप समग्रता में देखिए इसे। क्या कंप्यूटर केंद्रित जो कम्युनिकेशन हमारे बीच में आया उससे हम सूचना समृद्ध बने हैं, ज्यादा लोकतांत्रिक बने हैं, ज्यादा सभ्य बने हैं, या ज्यादा असभ्य बने हैं, अलोकतांत्रिक बने हैं? सूचनाओं का अभाव पैदा हुआ है हमारे बीच में।
मेरी व्यक्तिगत राय है, समग्रता में अगर आप देखें तो आप सूचना दरिद्र बने हैं। अगर मुझसे अगर पूछा आप समग्रता में, तो मैं ये कहूंगा कि इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन ने, जिसकी नींव डाली थी किसने? राजीव गांधी ने। उसका क्लाइमैक्स क्या है? नरेंद्र मोदी। तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी 2014 में आए हैं, नरेंद्र मोदी के पहले साइबर सेल बन चुके थे, लेकिन कांग्रेस ने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो कांग्रेस का मानना है कि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का पल्लवन होगा इंटरनेट के जरिए, सूचना क्रांति के जरिए। इसलिए ये भी लिखें, हम भी लिखें, और भी लोग लिखें। लेकिन क्या सूचना क्रांति के जरिए डेमोक्रेसी का पल्लवन हुआ? क्या डेमोक्रेटिक राइट्स और डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट है उसे फायदा हुआ? जी नहीं। सबसे ज्यादा क्षति इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन ने की, और वो किसकी की? डेमोक्रेसी की। लेकिन हम अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम ये मान चुके हैं, हम इस पैमाने को मान चुके हैं, जो पैमाना कांग्रेस ने हमारे सामने पेश किया था, हमने उसे कभी सवाल खड़े किया ही नहीं। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन का एक सामान्य सा वो था फार्मूला, आपने स्पेक्ट्रम बेचे, आपने सोचा कि स्पेक्ट्रम किसके हैं? ये स्पेक्ट्रम राष्ट्रीय संपदा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है जो तरंगों का वितरण करता है, वह राष्ट्रों के लिए आवंटित है ये तरंगें। लेकिन ये जघन्य अपराध तो कांग्रेस ने किया कि उसने तरंगें बेची। 2G, 3G, 4G, ये सब तरंगें किसने बेची? मैं नहीं जानता कि मेरे अलावा किसी ने इस पर लिखा हो गुस्से में। मैं लगातार गुस्से में लिखता रहा हूं इस पर। तो आपने राष्ट्रीय संपदा को पहले बेचा, किस आधार पर बेचा और किस तर्क के साथ बेचा? कि इससे लोकतंत्र का विकास होगा, डेमोक्रेटाइजेशन का विकास होगा। डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ। तरंगों की बिक्री से पहला अपराध यह हुआ कि राष्ट्रीय संपदा बेची गई। आपका जो BSNL है, जो कि साल में 80,000 करोड़ रुपए कमाता था, आज स्थिति है कि वह अपनी तनख्वाहें नहीं दे सकता। तो भारत ने संपदा का अर्जन किया या संपदा का जो है निजीकरण किया स्पेक्ट्रम बेच के? हमने कभी सोचा ही नहीं कि यह कंप्यूटर आधारित जो टेक्नोलॉजी आ रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है, लिबरलाइजेशन आ रहा है, इस लिबरलाइजेशन के साथ साथ जो सूचना क्रांति आ रही है, वो सूचना क्रांति किस तरह का परिदृश्य निर्मित करेगी, हमने सोचा ही नहीं। आज स्थिति इतनी बदतर है कि वे जो तरंगें बेची गई, उनका जो सालाना भाड़ा है, वह भाड़ा तक ये कंपनियां देने के लिए तैयार नहीं है। ग्राहकों से पैसे लेते हैं। सारी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनियां, सबसे बड़ी फाइनेंसर किसकी है? वो मोदी की। उन्होंने जो अपना एक दानदाता समूह कंपनियों का बनाया हुआ है, वो दाता समूह सबसे ज्यादा चंदा साल में देता है किसे? नरेंद्र मोदी को। उनके पास में भारत सरकार का जो 1 लाख करोड़ से ऊपर का बकाया है, उसका भुगतान नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी ने उसके लिए छूट दी है कि हम इन्हें छूट देते हैं कि 20 साल तक दे दें। और वे न्यूनतम भाड़ा, जिसे हम लोग कहते हैं किराएदार, न्यूनतम भाड़ा भी देने के लिए तैयार नहीं, जिनको आपने स्पेक्ट्रम दे दिए। वे कंपनियां सबसे बड़ी फाइनेंसर हैं इसकी, और वे कंपनियां सबसे बड़ी ताकत हैं इसकी। जब भी फोन जाता है, बोरियों भर के नोट आ जाते हैं, क्योंकि हम तुम तो नोट देते हैं ना उनको। तो बिजली में निजीकरण की शुरुआत कैसे हुई, और बिजली के क्षेत्र की निजीकरण की कंपनियों का आज हालत क्या है? आज बिजली के निजीकरण की कंपनियों की हालत यह है कि वे आपसे बिजली का बिल वसूल कर रही हैं, लेकिन भारत सरकार का पेमेंट नहीं दे रहे, और कह रही है कि हमारे पास बहुत खस्ता हालत है, हमारे पास पैसे ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उन्हें 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, और उसके बाद वो कह रही है कि हमारे वो तो पैसे खर्च हो गए। कहां खर्च हो गए किसी को नहीं मालूम।
उस पर तुर्रा यह कि अब नया इलेक्ट्रिसिटी बिल पार्लियामेंट से नया कानून पास किया गया है। चर्चा है कहीं, बहस कर रहे हैं हम लोग, कहीं बात कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि हमारा कंसर्न ही नहीं। मैं साहित्यकार हूं, मैं साहित्य की बात करूंगा। मैं शिक्षक हूं, मैं सिर्फ अपनी क्लास लूंगा। यह जब एटीट्यूड बन जाएगा तो नरेंद्र मोदी को आपने लूटने के लिए छुट्टा सांड की तरह छोड़ दिया है, वो लूटेगा, क्योंकि आपको कोई चिंता नहीं है। तो पहली चीज जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं यह कि जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, जो कि कंप्यूटर आधारित कम्युनिकेशन की प्रणाली पर आधारित था, जिसके जरिए हम अभी बात कर रहे हैं, इस रेवोल्यूशन ने जो वायदा किया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा, उसका नेटवर्क का विस्तार होगा, उससे लोकतंत्र का विस्तार होगा, उससे बोलने की लिखने की आजादी का विस्तार होगा, लेकिन रिजल्ट क्या है? किसका विस्तार हुआ है? बोलने और लिखने की आजादी का विस्तार हुआ या उसका क्षय हुआ है? बोलने लिखने की आजादी का विस्तार नहीं हुआ। इससे एक अन्य पहलू है जिस पर के कायदे से सोचने की जरूरत है, वो ये कि जो लोग थे अमेरिका के, जिनसे कि हम लोग प्रभावित होते हैं बड़ी जल्दी, वो राजीव गांधी भी प्रभावित थे, उससे कांग्रेस के लोग भी प्रभावित थे, बहुत सारे लोग प्रभावित थे। क्योंकि अमेरिका के लोगों को लगा कि कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी से डिक्टेटरशिप चली जाएगी, क्योंकि सोवियत संघ कोलैप्स कर गया, ईस्ट यूरोप कोलैप्स कर गया, चाइना में तिएनमेन स्क्वायर जैसी बड़ी घटना हुई जिसमें 40 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। तो उन्हें लगा कि डेमोक्रेसी के विस्तार में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से मदद मिल सकती है, गूगल से मदद मिल सकती है। रिजल्ट क्या है? सोवियत संघ में डेमोक्रेसी आई, पूर्वी यूरोप के देश जो समाजवाद का विघटन करके स्वतंत्र बने, जहां के सो कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी रहित चुनाव हुए, वहां लोकतंत्र आया? नहीं। चाइना में डेमोक्रेसी आई? नहीं। अरब में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, वहां डेमोक्रेसी आई? नहीं। तो ये जो इंटरनेट के जरिए डेमोक्रेसी आएगी और इंटरनेट के जरिए डेमोक्रेटिक पर्सनैलिटी डेवलप होगी, ये गलत धारणा है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। सब लोग जानते हैं, पूरा अमेरिका जानता है इस बात को कि ट्रंप ने जो पिछला इलेक्शन जीता था वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर जीता और झूठी खबरों के आधार पर जीता, और पूरा का पूरा इलेक्शन संचालित हुआ सोवियत संघ से चलने वाली, रूस से चलने वाली 32 वेबसाइट के जरिए। सारे लोग जानते हैं इस बात को। आप गूगल को समझे बिना आप नरेंद्र मोदी के तमाम प्रपंचों को नहीं समझ सकते। उन्होंने एक्शन लिए, उन्होंने फेसबुक के खिलाफ एक्शन लिया, ट्विटर के खिलाफ एक्शन लिया, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के खिलाफ एक्शन लिया, उन्होंने सारे अखबारों में एक रिगरस कैंपेन चलाया। हमारे यहां तो कोई कैंपेन ही नहीं है, हमारे यहां तो कोई बातचीत ही नहीं है, हमारे यहां कोई तैयारी नहीं है, हमारे यहां लोग इसको इशू ही नहीं मानते। हमारे यहां डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज को तो अभी एजेंडा ही बनाने के बारे में सोचते ही नहीं है लोग। हमारे यहां ये इशू ही नहीं है। हम तो अभी भगवान के भजन में, वही 16वीं शताब्दी में अभी रामचंद्र जी की खोज कर रहे हैं हम लोग। मोबाइल है लेकिन खोज किसकी हो रही है? रामचंद्र जी की। सच जानने की आदत छीन लेता है गूगल। आप बात करिए अभी जो विद्यार्थी पढ़ते हैं एमए में और बीए में, मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं मैं आपको। आप उनसे पूछिए, जिसके बाद प्रेमचंद स्पेशल पेपर है, जिसके बाद निराला स्पेशल पेपर है, तुलसीदास स्पेशल पेपर है, वो नोट्स के जरिए पढ़ता है या कभी वो तुलसीदास की, प्रेमचंद की किताब उठा के भी पढ़ता है? तो आपको मालूम पड़ेगा वो नोट्स से पढ़ा हुआ है सब। बाजार में बिकते हैं वो। कौन सी कल्चर विकसित हो रही है?
किताब तक जाता ही नहीं है, लेकिन उसके फर्स्ट क्लास के नंबर हैं। वो अधिक से अधिक इंटरनेट खोलेगा और उसके बाद देख लेगा और वहां से पढ़ लेगा। उसने किताब को स्पर्श नहीं किया, फील नहीं किया कि ये प्रेमचंद की किताब है। लेकिन प्रेमचंद पे स्पेशल पेपर में उसके फर्स्ट क्लास के नंबर है। जो नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद, नई टेक्नोलॉजी की ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? जीरोक्स मशीन। जीरोक्स मशीन ने पूरी दुनिया का भूगोल बदल डाला। अब वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कहां से कहां ले गई सारी चीजों को। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि इंटरनेट के जरिए डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन या डेमोक्रेसी का विकास संभव नहीं है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, लाख दावा करें लोग, आप तय मान लीजिए, आप लोकतंत्र का विकास तभी कर सकते हैं जब आप सड़कों पर निकलेंगे। इंटरनेट पर इतने लोग हैं जो कि मेरे दोस्त हैं, मैं उनमें से मुश्किल से 10 लोगों को जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, और ये सब दोस्त हैं। कैसी दोस्ती है वो? फेक, रियल नहीं है। भले ही वो मेरी रोज पोस्ट पढ़ते हो, भले ही वो मेरा भाषण भी सुनते हो, लेकिन मैं तो उन्हें नहीं जानता फिजिकली, मैंने तो देखा नहीं कभी उनको। ये वास्तविकता जानने के बावजूद भी अगर आप इल्यूजन में हैं तो आप महान हैं। एक अन्य चीज वो ये कि जब आप इंटरनेट पर बात करें और इंटरनेट के संदर्भ पर बात करें, यह बहुत जरूरी है समझना। तो इंटरनेट का संदर्भ वह है जो कि राष्ट्रीय संदर्भ है। हर देश का अपना एक विशिष्ट संदर्भ होता है और उसके संदर्भ में ही इंटरनेट काम करता है। भारत का अपना एक विशिष्ट संदर्भ है। इंटरनेट कहने के लिए ग्लोबल है, लेकिन उसका संदर्भ हमेशा नेशनल होता है। उसके जो ग्लोबल फ्लो है वो नेशनल फ्लो और नेशनल जरूरतों के हिसाब से ही वो प्रवाहित होकर आता है इधर। तो इंटरनेट का जो प्रवाह होगा वो कैसा होगा? वो निर्भर करेगा राष्ट्रीय प्रवाह कैसा है खबरों का, राष्ट्रीय संदर्भ क्या है खबरों का। अब खबर कैसी होगी वो नरेंद्र मोदी की इच्छा पर निर्भर नहीं करती। ये मुझे तो इल्यूजन नहीं है, आपको भी इल्यूजन नहीं होना चाहिए। वो संपादक की इच्छा पर भी निर्भर नहीं करती। जैसी अर्थनीति होगी वैसी ही खबर होगी। अर्थनीति की संगति में न्यूज हमेशा विकसित होती है। जैसी गृह नीति और विदेश नीति होगी उसकी संगति में खबर विकसित होगी। तो अगर मुझे खबर को बदलना है तो मैं कौन सी चीज बदलूंगा? मैं पहले अर्थनीति बदलूं। ये मेरी राय नहीं है। ये यूनेस्को ने जो एक मैकब्राइट कमीशन बनाया था, उस मैकब्राइट कमीशन में जिसमें कि वीजी वर्गीस भी मेंबर थे, उस मैकब्राइट कमीशन ने यह रिकमेंडेशन दी कि खबर का चरित्र, खबर की प्रकृति, उसका कंटेंट इससे तय होता है कि खबर जिस देश में लिखी जा रही है या जहां प्रसारित हो रही है उस देश की अर्थनीति क्या है। खबर का संबंध अर्थनीति से है, मीडियम से नहीं है। हम लोगों ने किया यह कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये तो बस खाली नियंत्रण की समस्या है। नहीं, ये नियंत्रण की समस्या नहीं है, ये नीति की समस्या है। अर्थनीति पर आप बात नहीं करना चाहते तो खबर कैसे सीधी करेंगे? अर्थनीति पर बात करने के लिए ही आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन हम में से अधिकतर लोग अर्थनीति को देखना नहीं चाहते। खबर की प्रकृति इस बात से तय होगी कि आपकी गृह नीति क्या है और विदेश नीति क्या है।
अगर आपकी विदेश नीति में यह है कि आपकी पड़ोसी देशों से पंगे रहने हैं, आपको पाकिस्तान से पंगा रहना है, तो आप तय मान लीजिए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की पिटाई होती रहेगी, खबरों में उन्हें विलन बनाया जाता रहेगा। वो किससे तय हो रहा है? विदेश नीति से तय हो रहा है। लेकिन विदेश नीति में तो आप बात नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुसलमान मुसलमान को गाली दे रहे हैं, ये लोग मुसलमानों को ये शैतान बना रहे हैं ये लोग। लेकिन मुसलमानों को शैतान क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि विदेश नीति में आपने पाकिस्तान को एनिमी घोषित कर दिया है। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि विदेश नीति के प्रश्नों को, गृह नीति के प्रश्नों को और अर्थनीति के प्रश्नों को केंद्र में लाया जाए, उससे खबर की प्रकृति पर असर पड़ेगा। लेकिन आप न तो गृह नीति पर बात करेंगे, न फॉरेन पॉलिसी पर बात करेंगे, न आप अर्थनीति पर बात करेंगे। आप सीधे सिर्फ खबर की बात करेंगे, तो खबर की प्रकृति नहीं बदलेगी इससे। सो एक राष्ट्रीय सूचना प्रवाह है, उस राष्ट्रीय सूचना प्रवाह को हमें देखना चाहिए कि वो किस तरह का है। नरेंद्र मोदी ने बहुत सुनियोजित ढंग से राष्ट्रीय सूचना प्रवाह को और उसके फ्लो को तय किया। उन्होंने बाकायदा दिमाग खर्च किया इस पर। तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जब आपने एक बार प्रवाह तय कर दिया तो फिर इंटरनेट उसी ही एंगल से काम करेगा, गूगल फिर उसी ही एंगल से काम करेगा। तो इंटरनेट पर बात होनी चाहिए, गूगल पर बात होनी चाहिए, गृह नीति पर बात होनी चाहिए, अर्थनीति पर बात होनी चाहिए, लेकिन अर्थनीति पर बात ही नहीं होती। एक अन्य पहलू, और इसको मैं मेंशन करके, मैं थोड़ी देर बात करके मैं इस बातचीत को रोकूंगा मैं यहां, वो ये कि ये जो वर्चुअल नागरिक हैं, हम लोग जैसे जो वर्चुअल कम्युनिटी में अभी रहते हैं, कुछ लोग ही हैं जो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, ज्यादातर लोग जो है वर्चुअल मित्र हैं। तो ये जो वर्चुअल कम्युनिटी है जिसे हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये वर्चुअल कम्युनिटी क्या सचमुच में नागरिक समाज की मदद करती है भारत में? मेरा अपना अनुभव यह है कि ये भारत में क्या सारी दुनिया में ये वर्चुअल समाज की मदद, वर्चुअल समाज जो है नागरिक समाज की मदद नहीं करता, एक चाइना को छोड़ के। चाइना में ये है, चाइना में आज भी ये है कि अगर सरकार के खिलाफ में कोई किसी ने लिखा है और उसके घर पुलिस जाती है तो तत्काल वो इंटरनेट पर या ब्लॉग पर सूचना देते हैं और उसके बाद में सैकड़ों लोग उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं मदद के लिए। रोज की बात है वहां। और हमारे यहां आप पता कीजिए, जिन लोगों ने इंटरनेट पर पोस्ट लिखी, जिन लोगों के समर्थन में हम पोस्ट लिखते रहते हैं और जिन पर मुकदमे हो गए, हम उनमें से कितने लोगों की हमने मदद की और उनके पास गए हम? कोई नहीं जाता। वर्चुअल कम्युनिटी की नागरिक समाज के साथ में कोई रिलेशनशिप बनी नहीं पाई है हमारे यहां भी। अगर मुझसे पूछे तो अभी हमारे यहां नागरिक समाज भी नहीं बन पाया कोई, हमारे यहां सिविल सोसाइटी नहीं है। सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जो काम करते रहे, उनके साथ तो हमारा शत्रुता का रिश्ता है। अब देखिए, दिल्लगी देखिए, सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, वो उनकी भी अपनी मुसीबतें हैं, संकट है उनका भी। आप जस्ट सोचिए, नंदीग्राम में जब आंदोलन हो रहा था तो सिविल सोसाइटी के लोग किधर थे? तो हमने लेफ्ट ने सिविल सोसाइटी के लोगों की धुलाई की। अब जब गुजरात में दंगे हुए तो सिविल सोसाइटी के लोग किधर थे? तो फिर बीजेपी ने उनकी धुलाई की। और अब जब ये आंदोलन हुए शाहीन बाग का और अब ये किसान आंदोलन, इसमें भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, लेकिन उन सबसे ज्यादा टारगेट कौन लोग बने? सिविल सोसाइटी के लोग बने। हमारे यहां जो वाम हो या दक्षिण हो, दोनों को सिविल सोसाइटी के लोग पसंद नहीं है। अरे असहमति हो सकती है, हम उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन दमन कैसे कर सकते हैं? तो जिस समाज में अभी नागरिक समाज की चेतना ही पैदा नहीं हुई, नागरिक संगठनों के प्रति सम्मान और आदर और प्रेम का और रेस्पेक्ट का भाव ही पैदा नहीं हुआ, उस समाज की आप कल्पना कीजिए कि वहां वर्चुअल सोसाइटी किसकी मदद करेगी?
तो हमारे यहां वर्चुअल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी एक तरह से डिस्कनेक्ट है, एक दूसरे के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। और दूसरी बात यह कि वर्चुअल राइटिंग से सामाजिक शिरकत में कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आता। दो उदाहरण दे रहा हूं मैं। अन्ना हजारे के आंदोलन के टाइम पर अन्ना हजारे ने जब बंबई में आंदोलन शुरू करने की घोषणा की, तो उन्होंने इंटरनेट पर अपना मैसेज लगाया कि जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो यहां अपना यश करें। तो तकरीबन 1 लाख से अधिक लोगों ने उसमें यश किया कि हम लोग आ रहे हैं वहां धरने पर। जाहिर है अन्ना हजारे ने व्यवस्था की इतने लोगों की वहां मैदान में कि 1 लाख से अधिक लोग आएंगे, तो बैठने की व्यवस्था की। अब वहां 5,000 से भी कम लोग टर्न अप किए, लोग नहीं आए। वहां क्लिक होती रही, आएंगे आएंगे। दूसरी दुर्घटना घटी, अन्ना हजारे को ये अपने आंदोलन समेटना पड़ा बॉम्बे में। दूसरी दुर्घटना घटी मुशर्रफ के साथ, जो पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष थे। वो लंदन में रहते थे। उन्होंने फेसबुक पर मैसेज दिया कि मैं, और उनका एक पेज था जो चलता था, तो उनके करीब 20 लाख फॉलोअर थे। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी के भी लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं, राहुल गांधी के भी हैं। तो मुशर्रफ साहब ने घोषणा की कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, अब लंदन अब नहीं रहेंगे। तो लोगों ने बहुत लाइक किया, कहा हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे। हजारों लाखों लोगों ने लाइक किया उसमें। मुशर्रफ साहब को उम्मीद थी कि लाखों की भीड़ आएगी एयरपोर्ट पर लेने के लिए। मुशर्रफ साहब उतरे, वहां 5 आदमी नहीं मुशर्रफ साहब को रिसीव करने के लिए, बल्कि उल्टा यह हुआ कि वहां पुलिस वाले खड़े थे, उन्हें पकड़ के ले गए। वर्चुअल कम्युनिटी सबसे फेक कम्युनिटी है। रियल सोसाइटी, जिसे हम वास्तविक समाज कहते हैं, वो वास्तविक समाज ही महत्वपूर्ण है। ये जो हमारे अंदर भावना पैदा हो गई है ना कि हम तो, हमारे तो वो दोस्त हैं, हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं, हमारे वो व्हाट्सएप फ्रेंड हैं, वो हमारे इस ग्रुप में हैं, हमारे उस ग्रुप में। आप इसे दिमाग से निकाल दीजिए। वर्चुअल सोसाइटी में कोई, मतलब 100 में कोई एक आदमी कोई होगा जो जेन्युइनली फील करे, अंतर कोई फील नहीं करता। मैं इतना लिखता रहता हूं और इतना बोलता हूं, किसी ने मुश्किल से 100 में से 5 लोगों ने कोई किताब खरीदी होगी। किताब कैसे बिकती है वो पब्लिशर ही जानता है। वो आदमी जाता है, उसका वो खुशामद करता है, वो बताता है, वो कहता है, तो किताब बिकती है। वर्चुअल कम्युनिकेशन और वर्चुअल कम्युनिटी में सबसे ज्यादा जिसे कहें कि फेकनेस है। इस इल्यूजन में हम लोग रहते हैं। हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनका, मुझसे लोग कहते हैं कि अरे बहुत कम लाइक आते हैं। मैंने कहा यार जितने आते हैं उतने बहुत है। कम से कम ये तो मालूम है कि ये रियल लोग हैं, 25, 30, 20 जितने भी हैं। जो अनरियल लाइक है, मतलब 50 लाख लोगों ने मेरी पोस्ट पढ़ी, 50 लाख लोगों ने मेरा वीडियो ये अनरियल है, ये रियल नहीं है। तो वर्चुअल कम्युनिटी में एक खास तरह की फेक सामुदायिकता है। तो सवाल यह है कि इस बंद दिमाग को आप क्या वर्चुअल कम्युनिटी के जरिए चुनौती दे सकते हैं? नरेंद्र मोदी को पछाड़ सकते हैं आप इससे? नहीं पछाड़ सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास में उससे बड़ी वर्चुअल कम्युनिटी है, वो भी फेक है। वो रियल नहीं है। वो भी एक एक आदमी है जो साइबर सेल में काम करता है, उसके पास में 50-50, 30-30, 40-40 अकाउंट हैं जिन्हें वो मेंटेन करता है। नरेंद्र मोदी के फॉलोअर है और उसका पेमेंट देते हैं वो। नरेंद्र मोदी पेमेंट देते हैं उनके फॉलोअर्स का। आपने सुना होगा गाजियाबाद में एक आदमी पकड़ा गया था, वो कंपनी चलाता था पूरी। वो खाली लाइक डिसलाइक की कंपनी चलाता था कि आप उसे सौदा कीजिए, उसे पैसे दीजिए, वो आपके लाइक बढ़ा देगा। तो एक खास तरह का एक पीआर वर्क है जो कि इसमें काम करता है वर्चुअल कम्युनिटी में और वर्चुअल कम्युनिकेशन में, जो कि शासक वर्ग के लोग और खासतौर पर नरेंद्र मोदी जैसे लोग
नरेंद्र मोदी जनता में कभी घुलते मिलते ही नहीं है, लेकिन उनके फॉलोअर कितने आप देखिएगा इंटरनेट पर, आप पागल हो जाएंगे। उनके भाषण सुनने वालों की संख्या देखिएगा तो आप उससे भी ज्यादा पागल हो जाएंगे। और नरेंद्र मोदी कोई तमीज की बात नहीं बोलते। कितने गैस के कनेक्शन दिए, कितना पैसा अकाउंट में भेजा, कहां कितनी गड़बड़ी थी, यही उनके भाषण होते हैं। या फिर वो कांग्रेस को गाली देते हैं। उनके भाषण में कोई सार्वजनिक चीज नहीं होती। सो वर्चुअल कम्युनिटी को आप और वर्चुअल फॉलोइंग को अगर आप रियल फॉलोइंग मानते हैं तो इस इल्यूजन से बाहर निकलने की जरूरत है। एक अन्य जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि हमारे यहां दो तरह के चीजें हैं। एक है सिविल सोसाइटी आंदोलन और एक है सिविल सोसाइटी। अनेक नागरिक आंदोलन हुए हैं जिनमें वो केजरीवाल ने भी भाग लिया है, अरुणा राय ने भी भाग लिया है, प्रशांत भूषण ने भी, ये सब लोग आइकॉन हैं सिविल सोसाइटी आंदोलन के, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम किया है इन लोगों ने, जमीनी स्तर पर काम किया है, वर्षों काम किया है इन्होंने। लेकिन हमारे यहां ये जो सिविल सोसाइटी आंदोलन और सिविल सोसाइटी, इन दो के बीच में बहुत बड़ा गैप है। सिविल सोसाइटी का आंदोलन तो है लेकिन सिविल सोसाइटी नहीं बन पाई है अभी। भारतीय समाज अभी भी विभिन्न किस्म की जाति, धर्म, इनके समूहों का समाज है, अभी भी नागरिक समाज नहीं बन पाया है। हमारे यहां तो सिविल सोसाइटी के आंदोलन तो हुए हैं, नागरिक अधिकार आंदोलन तो हुए हैं, लेकिन नागरिक समाज अभी नहीं बना है हमारा देश। तो इंटरनेट का संदर्भ कहां से बनेगा? कौन सा होगा इंटरनेट का संदर्भ भारत में? जाति, क्योंकि जाति सबसे बड़ा कच्चा माल है। अगर जाति सबसे बड़ा कच्चा माल है, हमारे यहां नागरिक सबसे बड़ा कच्चा माल नहीं है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा कच्चा माल क्या है? कास्ट। हर आदमी की एक जाति की पहचान है और कास्ट की फीलिंग से वो बाहर नहीं निकल पाता। मुझे भी होती है कभी कभी, वो चतुर्वेदी हूं ना, तो मुझे भी फीलिंग होती है चतुर्वेदी वाली। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि इसे दबा के रखूं, लेकिन वो होती है क्योंकि आप समाज में रहते हैं। तो अगर जिस समाज में लोगों की जो मनोदशा है, अवस्था है, उसमें जाति की संरचना एक आदत का, संस्कार का हिस्सा बन चुकी हो, हमारे यहां मॉडर्न एटीट्यूड, मॉडर्न दृष्टिकोण, नागरिक या मनुष्य का दृष्टिकोण तो अभी केंद्र में आया ही नहीं है। हमारे तो कास्ट, अभी आप उठा के देखिए, फेसबुक पर पोस्ट देखिए पढ़े लिखे लोगों की, वो कोई ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की मांग कर रहा है, कोई एससी एसटी के लिए मांग कर रहा है, कोई एससी एसटी पर जुल्म के प्रति नाराज है, कोई ब्राह्मणों पर जुल्म के लिए नाराज है। मैक्सिमम पोस्ट इसी बात पर है। नागरिक और मनुष्य ये तो अभी डिस्कशन का हिस्सा ही नहीं है। तो अगर हमारी सामाजिक संरचना में जाति एक महत्वपूर्ण और धर्म एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है जिससे कि लोगों की पहचान और संदर्भ तय हो रहे हैं, तो इंटरनेट के फ्लो में कौन सी चीज होगी? जाति होगी और धर्म होगा। और यही वजह है कि गूगल में हिंदू धर्म और उसका वर्चस्व, आरएसएस और उसका वर्चस्व छाया हुआ है। क्योंकि आप नीचे बदलेंगे तो वो बदलेगा, नीचे आप बदलने के लिए तैयार नहीं है। आप जाति बोध से और जातिवाद की आदतों से आप बाहर निकलना नहीं चाहते। शादी तो करेंगे लेकिन फेरे लेके, है ना? शादी करेंगे लेकिन दावत देके, समाज कैसे बदलेंगे आप? अरे जब भारत में संविधान बनाया गया, नया कानून बनाया गया, तो बाकायदा इसकी व्यवस्था की गई कि लोग कोर्ट मैरिज करें। तो कोर्ट मैरिज को तो अभी हमने कंपलसरी और एक तरह से अनिवार्य करके हमने लोगों के जेहन में उतारा ही नहीं है कि लोग सहज रूप से मान लें इस बात को।
मैं आपको एक छोटा सा अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं मथुरा में पैदा हुआ और जिस जाति में पैदा हुआ उस जाति में नियम यह था कि 12-13 साल की एज तक शादी हो जाती थी। तो मेरी किसी वजह से शादी नहीं हुई क्योंकि घर में गरीबी, परेशानी वगैरह वगैरह। लेकिन जब बड़ा हो गया तो जाहिर है कि शादी तो होनी ही थी। तो अल्टीमेटली मेरे लिए एक लड़की खोजी गई। अब मैं भी बड़ा परेशान, मैं ना अपने पिता को समझा पाऊं ना अपने और लोगों को समझा पाऊं, रिश्तेदारों को। लेकिन सब कुंडली मिलाई गई, कुंडली मिल गई, सब बात हो गई। और लड़की पढ़ी लिखी, लड़की के परिवार के लोग भी पढ़े लिखे। अंत में मैंने पिता से कहा कि देखिए ये होगा नहीं, संभव नहीं है क्योंकि बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत समस्याएं हैं। तो मेरे पिता ने कहा तुम्हें जो उचित लगे तुम कहो और वही निर्णय होगा। तो मैंने लड़की के पिता से सिर्फ एक छोटी सी बात कही। मैंने कहा मैं सब बात मान लूंगा आपकी, आप सिर्फ मेरी एक बात मान लीजिए, मैं कोर्ट मैरिज करूंगा। मैं 78 की बात बता रहा हूं मैं आपको। अब वो तो हफ्ते से उखड़ गए, बोले कि ये कैसे हो सकता है, ये तो अपमान की बात है। मैंने कहा नहीं, कुछ कन्या आप हमारे साथ रिक्शा में बैठ के चलेंगे, हम कोर्ट में अपना एप्लीकेशन देंगे शादी की, उसके बाद हम लौट आएंगे, उसके बाद 1 महीने बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लड़की हमारे घर रहेगी, हम रहेंगे शादी से। राजी नहीं हुए। उन्हें लगा कि लड़के में जरूर कोई दोष है, इसीलिए ही साला कोर्ट मैरिज की बात कर रहा है। शिक्षित, अब बात करके देखिए, नागरिक की चेतना अभी हमारे अंदर आई नहीं है। क्यों? नागरिक की चेतना जब आएगी तो आप पहला काम क्या करेंगे? आपके लिए नागरिक कानून के तहत शादी के प्रावधान किए गए हैं। आप अंतरजाति, अंतरधार्मिक विवाह करना चाहते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट है, आप शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हमारे यहां जो मैं आपसे चीज कहना चाहता हूं ये कि हमारे यहां लोकतंत्र का कच्चा जो माल है वो कौन है? वो कास्ट है और रिलीजन है। और कास्ट हमारी एक संस्कार का हिस्सा, आदत का हिस्सा बन चुकी है। वैसे चली गई है लेकिन वो आदत में चली गई, संस्कारों में चली गई है, वो एटीट्यूड में चली गई है। तो इसके खिलाफ में तो हमने कभी सवाल खड़े नहीं किए, और जिसने खड़े किए थे उसको हमने आप सोचिए, हिंदुस्तान का संविधान जो बनाए, हिंदुस्तान को जो आधुनिक भारत का सपना दे अंबेडकर, उसके साथ में लोकतंत्र ने क्या व्यवहार किया? लोकतंत्र में जीतना बड़ा मुश्किल है और बहुत टेढ़ी खीर है, और खासतौर पर लोकतांत्रिक आदमी के लिए जीतना तो और भी टेढ़ी खीर है। तो जनता की चेतना में लोकतंत्र नहीं है। यही वह जगह है जहां से कि रसद, वास्तविक रसद फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या रिएक्शनरी ऑर्गेनाइजेशंस जुटाते रहे हैं। नागरिक समाज इनको कभी एड्रेस ही नहीं करता, सिविल सोसाइटी के आंदोलन कभी इसे एड्रेस ही नहीं करते। वो बेचारे जो दैनंदिन लूटपाट की घटनाएं होती हैं, मारपीट की घटनाएं होती हैं, वायलेंस की घटनाएं होती हैं, मासेकर की घटनाएं होती हैं, उन्हीं पर उलझे रहते हैं, या कभी राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए लड़ाई लड़ दी। अरे राइट टू इंफॉर्मेशन रहेगा या जाएगा, लेकिन कास्ट रहेगी या जाएगी, इस पर अगर नागरिक आंदोलन खड़ा होता तो हिंदुस्तान का चरित्र अलग होता। आपके पास अब राइट टू इंफॉर्मेशन है, कुछ मिला, लेकिन अगर इतनी ताकत जाति प्रथा के खिलाफ में और जाति के खिलाफ में लगाई गई होती नागरिक आंदोलन में, तो एक सिविल सोसाइटी का निर्माण होता। तो हमने सिविल सोसाइटी के लिए लॉन्ग टर्म में कौन से इश्यू हो सकते हैं, कौन से सामाजिक इश्यू हो सकते हैं, ये तो कभी सोचा ही नहीं। हम हमेशा राजनीतिक इश्यू खोलते रहे। तो ये जो सिविल सोसाइटी आंदोलन है और सिविल सोसाइटी है, इसके बीच में सिविल सोसाइटी एक काल्पनिक चीज हो गई है, और वो सिर्फ अमीरों की चीज हो गई है। वे लोग जो वेल टू डू लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, जो एलिट है, वो सिविल सोसाइटी का मेंबर है। कायदे से होना चाहिए, नागरिक समाज में एक साधारण आदमी मेंबर होना चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं अंग्रेजी में सिविल सोसाइटी उसे कहते हैं जो कि एलिट क्लास है, क्योंकि सिविल सोसाइटी के लोगों ने जन कंसर्न के मसलों को एड्रेस नहीं किया। और जब अटैक होता है उनके ऊपर तो वे मदद मांगते हैं, अब आप उनकी मदद कीजिए, लेकिन वे कभी एड्रेस नहीं करेंगे। मैं
सामान्य सी बात कह रहा हूं, लेकिन बहुत आपका ध्यान चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें। अगर सिविल सोसाइटी के लोगों ने दहेज प्रथा के खिलाफ में धरने दिए होते, आंदोलन किए होते, लोगों को इसके लिए तैयार किया होता कि शादी पर खर्चे नहीं करेंगे, सादगी के साथ शादी होगी, तो हिंदुस्तान की तस्वीर अलग होती। लेकिन इसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। तो हमारे यहाँ जो नागरिक आंदोलन है वो पॉलिटिकल इश्यूज पर तो एक्टिव होता है, वो सामाजिक मुद्दों पर वो एक्टिव होता ही नहीं। तो सिविल सोसाइटी बनेगी कहां से? तो जिस समाज में सिविल सोसाइटी नहीं है, उस समाज में कौन होगा? कौन चलाएगा उस समाज को? उस समाज को फिर ऐसे ही लोग चलाएंगे जो ऊपर से आते हैं। एक और चीज है, सवाल यह है कि ये जो तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो विस्तार हुआ, जो एक्सपेंशन हुआ, जो हमारे बीच में आई, उसने क्या जनता के पब्लिक स्पेस, सार्वजनिक स्थान में इजाफा किया या कटौती की? मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि जितना भी ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आया हमारे बीच में, मोबाइल, स्मार्टफोन, तमाम किस्म की जितनी भी चीजें आई जो हमारे घर तक पहुंच गई हैं, अब जिनके हम अभ्यस्त हो चुके हैं, उसने पब्लिक स्पेस में इजाफा नहीं किया अभी तक। पोल खुल गई है, अभी वर्चुअल क्लासेस में पोल खुल गई है पूरे देश की और पूरे इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की। हालत यह है कि जिन लोगों के पास में मोबाइल फोन है और जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, ऐसे लोगों की जो रिपोर्ट्स हैं, जो सर्वे हैं एजुकेशन के, एजुकेशन एक आईना है पब्लिक स्पेस का, सार्वजनिक स्पेस का। आपके यहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए जो अभी क्लासेस हुई हैं लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद, कोरोना पीरियड में, एनसीईआरटी का सर्वे आप उठा के देखिए, नेशनल सैंपल सर्वे का कराया गया सर्वे आप उसे उठा कर देखिए, 60% के से ज्यादा विद्यार्थी तो क्लास अटेंड ही नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास में कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। और जिनके पास इंस्ट्रूमेंट है उनकी स्थिति और भी खराब है, जिन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं और जो किसी वजह से क्लास रुक रुक के होती रही हैं। तो हमारे यहां टेक्नोलॉजी तो है, टेक्नोलॉजी का नेटवर्क भी है, लेकिन उसके वो सार्वजनिक स्पेस में इजाफा नहीं करता। तो सार्वजनिक स्पेस में जब अगर इजाफा नहीं होता है तो मेरे लिए कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी नागरिक समाज और नागरिक आंदोलन की तभी मदद करती है जब वो सार्वजनिक स्पेस में इजाफा करती है। सार्वजनिक स्पेस में इजाफा कैसे होता है? मसलन कोई घटना घटी, क्या हम क्विकली अपने दोस्तों को खबर देते हैं? क्या हम क्विकली अगर इंटरनेट पर हैं तो लिखते हैं? नहीं। क्यों नहीं लिखते? स्पेस कैसे क्रिएट होगा? अगर कोई गलत घट रही है चीज और हम जानते हैं कि गलत घट रही है तो हम क्यों नहीं बोलते? क्या परेशानी क्या है इसमें? आप कानून नहीं तोड़ते इससे। सवाल यह कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट जब आपके पास होते हैं तो आप उनको सार्वजनिक स्पेस को बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। मुझे कोई पैसे थोड़ी मिल रहे हैं आपसे, मैं बिना बोले भी तो रह सकता हूं, लेकिन मैं रह नहीं सकता क्योंकि मेरा यह मानना है कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझे पेंशन मिलती है भारत सरकार से, बंगाल की सरकार से। मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं, और मैं चूंकि पढ़ा लिखा आदमी हूं तो मैं पढ़ाई लिखाई के मामले में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। मैं कोई और भी धंधा तो कर सकता था। पब्लिक स्पेस कैसे क्रिएट करें आप? नागरिक समाज का निर्माण इस बात पर निर्भर करता है कि आप पब्लिक स्पेस कितना बनाते हैं। हमारे यहां पब्लिक स्पेस बनाने के लिए हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल ही नहीं किया। हमने खाली पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और ये वह जगह है जहां से कि सारी मुश्किलें खड़ी होती हैं।
इसलिए ये एक छोटी सी चीज है जो कि मैं ये बात कह के मैं यहीं रोकूंगा मैं इसे, वो ये कि ये जो हमारे जो टेक्नोलॉजी का जो पूरा का पूरा ढांचा है जिसमें कि हम लोग रमण कर रहे हैं, आप सर्वे उठाइए, आपके 5,000 3,000 2,000 जो फेसबुक फ्रेंड है, आप सर्वे उठाइए कीजिए, उसमें उनकी 25 आदमियों का आप खाली सर्वे कीजिए, उनकी वॉल पर जाइए और देखिए कि उन्होंने किसान आंदोलन पर, किसानों की समस्याओं पर क्या लिखा है। आपको पता चल जाएगा सार्वजनिक स्पेस किसान के लिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। किसानों की पोस्ट लाइक करना और किसानों की कोई पोस्ट किसी की शेयर करना, ये एक चीज है, और किसानों के लिए लिखना ये एक अलग चीज है, क्योंकि आप इन्वॉल्व होते हैं, आप उसमें क्रिएट करते हैं। मैंने जो कल बात कही थी वो आज फिर कह रहा हूं कि आप जब तक सर्जक नहीं बनेंगे, आप सार्वजनिक स्पेस क्रिएट ही नहीं कर सकते। मोबाइल की बिक्री से और मोबाइल के कनेक्शंस की बिक्री से सार्वजनिक स्पेस नहीं तैयार होता। सार्वजनिक स्पेस तैयार होता है आपके बोलने और लिखने से। तो हम में से कितने लोग हैं जो बोलने और लिखने के लिए तैयार हैं? एक शिक्षक जब तक बोलेगा नहीं, उसकी क्लास में कोई महत्ता नहीं होगी, क्लास में समझेंगे नहीं लोग उसे। आप कहते रहिए वो बहुत अच्छा टीचर है, पढ़ाया ही नहीं कभी क्लास में, तो कौन जाने अच्छा टीचर है कि बुरा टीचर। उसी तरह वो लेखक है, अगर उसने लिखा ही नहीं, बहुत बुद्धिमान आदमी है लेकिन लिखता ही नहीं है, तो किस काम का? क्योंकि वह लेखन के जरिए ही सार्वजनिक स्पेस क्रिएट करता है अपना। नागरिक समाज के लिए भी नागरिक और टेक्नोलॉजी के बीच में जो अंतर क्रियाएं हैं, उसमें नागरिक टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं तो वे जब तक जन सरोकारों पर लिखेंगे नहीं, सार्वजनिक स्पेस निर्मित नहीं होगा। हम क्या करते हैं? हम अपना फोटो लगाते रहते हैं, हम इधर उधर के फोटो लगाते रहते हैं, हम इधर उधर के वीडियोस लगाते रहते हैं, हम इससे सार्वजनिक स्पेस पैदा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फोटो मत लगाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दूसरे का शेयर मत कीजिए, लेकिन आप खुद तो कुछ लिखेंगे। तो एक ये तो मुश्किल है कि सार्वजनिक स्पेस हमारे यहां इंटरनेट में नहीं बन रहा, और इसमें जगह कौन घेर रहा है? स्पेस किसका बना हुआ है? आज भी सबसे ज्यादा पोस्ट सर्कुलेशन में किसकी है? नरेंद्र मोदी की, किसान विरोधी लोगों की। क्यों? क्योंकि हम आप लिखते नहीं हैं। कैसी हवा बनेगी? कैसा सोचेंगे लोग? वो जितना पोस्ट देखते हैं वैसे ही सोचेंगे लोग। अगर सार्वजनिक स्पेस का निर्माण नहीं होगा तो आप तय मानिए कि उदारतावाद को आप बचा नहीं सकते, उदार मूल्यों को आप बचा नहीं सकते। सार्वजनिक स्पेस ही उदारतावाद और उदार मूल्यों के निर्माण में मदद करता है। और यही जगह है जहां पर कि हमने ये देखा है, सारी दुनिया में ये देखा है कि सार्वजनिक स्पेस निर्मित करने में जो अनुदारवादी ताकतें हैं वे सक्रिय रूप से भूमिका अदा करती हैं और वे अपने एजेंडे में सफल रहती हैं। वो टेररिस्ट हैं, वो सांप्रदायिक लोग हैं, वो तमाम किस्म के पृथकतावादी लोग हैं, वो इसमें बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। डिक्टेटर और उनके फॉलोअर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। तो अगर आप हस्तक्षेप नहीं करते, उदार मूल्यों को लेकर लिखते नहीं है, पढ़ते, आप मानते हैं लेकिन लिखते नहीं है, तो आप तय मानिए उदार मूल्यों के लिए सार्वजनिक स्पेस नहीं बनेगा। इंटरनेट पर, मीडिया में, दोनों जगह एक ही कॉमन है बात, वो ये कि आप कितनी जगह घेरते हैं। मुसीबत यह है कि हमारे यहां जो लिबरल है वो जगह ही नहीं घेरता, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं लिखने के लिए। और जो अनुदार है वो बाकायदा स्पेस घेरे हुए है। तो अगर नागरिक आंदोलन और नागरिक समाज अगर सार्वजनिक स्पेस क्रिएट नहीं करता, नागरिक जिसके पास में कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है वो लिबरल सार्वजनिक स्पेस क्रिएट नहीं करता, तो तय मानिए वह अनुदार सार्वजनिक स्पेस का निर्माण करेगा। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी
ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसके पास में आपकी हमारी तुलना में लोग ज्यादा हैं। वो चाहे एक दूसरे की पोस्ट ही लिखते हो, लेकिन वो अनुदार लोग पोस्ट लिखते नहीं है, वो शेयर करते हैं खाली एक दूसरे से लाके। तो स्पेस तो घेरे रहते हैं वो। आपके 2000 फ्रेंड्स में कम से कम 500 फ्रेंड ऐसे होंगे जो कि मोदी के पक्ष में पोस्ट लिखते हैं। मेरे में है, सैकड़ों लोग हैं ऐसे, और मैं खोजता रहता हूं, मुझे उदार लोग मिलते ही नहीं। इसलिए ये एक छोटी सी चीज है। और लास्ट चीज जिस पर के ध्यान देने की जरूरत है वो ये कि ये जो इंटरनेट की कल्चर विकसित होगी तब जबकि आपके पास में विदेशी पूंजी निवेश हो। देसी पूंजी निवेश नहीं, एफडीआई चाहिए। नरेंद्र मोदी बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, पिछले 6 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे, कोरोना की वजह से विदेश नहीं जा पाए, नहीं तो हर महीने विदेश जा रहे थे, खूब विदेश गए, लेकिन विदेशी पूंजी निवेश आया नहीं है। हालत यह है कि भारत में कुल 73 अरब डॉलर का सिर्फ विदेशी पूंजी निवेश हुआ है। 73 अरब डॉलर कोई मायने नहीं रखते। ये हाईएस्ट है विदेशी पूंजी निवेश के मामले में पिछले 6-7 साल से। तो इंटरनेट का जो रिलेशन है वो आपकी विदेश नीति और पूंजी निवेश से साथ भी है। आपकी विदेश नीति कैसी है? आपकी विदेश नीति किसके पक्ष में है? आपकी विदेश नीति अब हालत यह है कि वह अमेरिका के पक्ष में है और अमेरिका की सहयोगी के तौर पर आपकी भूमिका है, यानी आप अमेरिका के अब एजेंट हैं, फॉलोअर हैं। जैसे पाकिस्तान था वैसे अब आप हैं। तो जाहिर है इसका असर आपके इंटरनेट के जो चरित्र है उस पर होगा, और इसका फायदा अल्टीमेटली जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो उठाएंगे। लिबरल लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि अमेरिकी पॉलिटिक्स में वो चाहे ट्रंप चला गया और ओबामा के लोग आ गए, पार्टी के लोग आ गए, डेमोक्रेट्स आ गए, राष्ट्रपति आ गए, लेकिन उनके यहां कोई बहुत बड़ा ऐसा परिवर्तन नहीं होगा जिससे कि भारत में बहुत बड़ी क्रांति हो जाए। नहीं। तो जरूरत किस बात की है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा बोलें और ज्यादा से ज्यादा लिखें, पब्लिक स्पेस क्रिएट करें। किसान आंदोलन और उसकी समस्याएं हमारे केंद्र में हैं, उन पर ज्यादा से ज्यादा बोलें और ज्यादा से ज्यादा लिखें। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।